क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम जो 2023 का था उसका विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। क्योंकि आपका जब भी 29 तारीख में जो पेपर है वो विज्ञान का है, कक्षा 10 वालों का, और इंटर वालों का जो है 29 तारीख में वो है मैथ का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पेपर बताना चाह रहा हूँ कि कैसा पेपर यहाँ पर आएगा, तो उसको ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सेम इसी टाइप का पेपर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा ध्यान से पेपर किस तरीके का आएगा। ये चीज़ आपको जरूर समझनी चाहिए कि पेपर किस तरीके का है। ये 2023 का पेपर है, मैं ये अब जो पेपर होगा वो 2024 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, क्या कहते हैं, यह है खंड आ। तो इसमें दे रखा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो हमें यहाँ पे बताना कि वस्तु की स्थिति, जो वस्तु की स्थिति है वो क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वो उसकी जो स्थिति होगी वो वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर है वक्रता केंद्र पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है, और जो हमारा क्या कहते हैं बैंगनी रंग होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लाल रंग का सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक। दो क्वेश्चन बन गए इसमें से। ठीक है, अगला है, एक अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, यानी एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। कब आता है? अवतल लेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब करते हैं जब निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं, तब हम निकटदर्शी दोष के चश्मे का प्रयोग में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर ये है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऐसा प्रकाश है जो आंख में प्रवेश डायरेक्ट करता है तो उसे रोक लेता है, तो वह है हमारी पुतली, जो डायरेक्ट प्रकाश को रोकती है और हमें आंख को बचा के रखती है धूप से या तेज प्रकाश की रोशनी से। तो ये आपको याद रखना है कि पुतली इसका सही आंसर है। अगला है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र कौन सा होगा। तो हमारा ये वाला सूत्र जो है P बराबर I²R, बिल्कुल राइट सूत्र है, एकदम सही सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति कितनी होती है इसकी? 50 हर्ट्ज। कहाँ पे होती है? भारत में। अब बात करते हैं खंड उपखंड की खाकी, यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्सेनिक तत्व है, यानी कि आर्सेनिक क्या है? एक उपधातु है। तो ये पता होना चाहिए आपको, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से प्रोपेन का मतलब है यहाँ पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, जिसमें कार्बन 3 हो। तो 3 कार्बन इसमें भी हैं, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है। तो ये तो है नहीं, तो जिसमें 3 कार्बन होंगे वो प्रोपेन होगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला जो बहुविकल्पीय है हमारे पास वो है प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया दे रखी होगी, आपको पूछेगा वो कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमारी जो है विस्थापन अभिक्रिया है, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो आप इस बार भी आ सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, ये इस बार हटा दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और उसका धात्विकता जो है वो बढ़ती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए हैं, तो इसका सुमेलन करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये कैसे करेंगे देखिएगा। एसिटिक एसिड जो होता है सिरका बनाने में निर्माण में किया जाता है, इसे एसिटिक एसिड होता है जो सिरके के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल जो होता है डिनेचर्ड यानी कि स्प्रिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका संबंध किससे है? दूसरे नंबर से। कास्टिक सोडा जो है साबुन के निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग किसका कर रहे हैं? साबुन के निर्माण में।
अपमार्जक है कपड़े के साफ करने के लिए। अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है कपड़े को साफ करने में या सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर एकदम सही है। मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगले पेज पे चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? 7 से कम, 0 से अधिक, 7 से अधिक, 14 से कम, 0 या 7। तो हमारा आपको पता है कि हमेशा जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है उपखंड हमारा गा, जो कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? देखिए दोस्तों, CO2 भी होता है, जल भी होता है, ग्लूकोज भी बनता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी सब चीज होते हैं। पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में, आपको पता होना चाहिए। पित्त का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पुनरादुभन होता है, क्या होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में, ये बात याद रखनी है। तो इसमें हाइड्रा में और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, ठीक है। अगला है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है वो आलू में होता है। किस में होता है दोस्तों? आलू में होता है। डार्विन किस लिए प्रसिद्ध थे? डार्विन अपने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, यानी कि जो आप ओमार शीट पे करेंगे। उसके बाद मैं 21 पे चलता हूं, दिखाता हूं आपको कि पेपर हमारा किस टाइप का 2023 में आया था। वीडियो पे बने रहें। देखिए दोस्तों, ये हमारा खंड बा है, उपखंड का ये कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, यानी कि आर का मान 40 सेंटीमीटर दिया है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, इसका किरण आरेख भी बनाएं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने ये क्वेश्चन अपने करा रखा है, इसी चैनल पे जाके इसी में वीडियो में देख सकते हैं आप जाके। ये वाला प्रश्न मैंने हल करा रखा है, ठीक है दोस्तों। 22वां, प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाने हैं। यहाँ पर कब बनाने हैं? बिंदु, ये मतलब कह सकते हैं वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस पर और प्रकाशित केंद्र O के बीच रखी गई हो, तब हमारा किरण आरेख बनाना है। दूसरा है वस्तु फोकस F पर और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखी हो, तब इसका प्रतिबिंब बनाना है हमें। अगला प्रश्न हमारा है 23। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन मैंने भी ये भी सॉल्व करा रखा है और आप सबके सहयोग से ये वीडियो मेरी अच्छे रिस्पॉन्स दे रही है मुझे, तो आप यहाँ पे इसको जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध और एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा समांतर क्रम में है, तो इसको हम श्रेणी क्रम में बना लेंगे। ये भी समांतर क्रम में है, इसे श्रेणी क्रम बना के फिर इसे श्रेणी क्रम में निकाल के तब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने कल इसमें हल करा रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम तथा नियम लिखिए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग बताएं। अगला है विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ, ठीक है दोस्तों। विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ चित्र बनाएं, इसके सिद्धांत और कार्यविधि की व्याख्या कीजिए और 6 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले उस पर चलते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का आ गया पोर्शन। निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेसी नाम लिखिए। न्यूपेंटेन का हमें आयुपेसी नाम, ये भी मैंने करा रखे हैं। द्वितीयक ब्यूटिकल एल्कोहल, ये भी मैंने करा रखा है। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का मैंने आयुपेसी नेम बताया है। एसिटिलीन का भी मैंने पूरा चित्र संरचनात्मक रूप से बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं इस चीज को। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातु को और तथा निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया, उसके बारे में बताइए। 4 नंबर में पूछा गया है। अगला है क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या होता है? शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया जब Cl2 से करते हैं तब क्या होता है? जिप्सम को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है? या तो आप ये करिए या फिर ये इस पर टिप्पणी लिखिए, या तो आपको ये देनी है या फिर इस पर टिप्पणी लिखनी है। भर्जन पे लिखना है, अपघटन पे लिखना है, संक्षारण पे करना है। ये वाला तो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, हमेशा आता है। भर्जन भी हमेशा आता है, टिप्पणी जरूर आएगी, इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन पे। बायोलॉजी वाला पोर्शन देखिए।
नाभिकीय तथा समुद्रीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों, नाभिकीय और समुद्री ऊर्जा जो होती है तो हमेशा आता है, ये ध्यान रखिएगा। समझात किसे कहते हैं? समप्रति अंगों को समझाएं। तो ये भी 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, बहुत ही ईजी है, बायोलॉजी ज्यादा हार्ड नहीं आती है। प्रकाश संश्लेषण तो हमेशा आता है, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाएगा, हमेशा। 31वां, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। या तो ये करिए या प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। तो सबसे आसान तो मादा, ये है मानव के मादा जनन चित्र का, तो इसमें आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में लिख देना, उसके अंगों के बारे में। तो ये हमारा था साइंस का पेपर। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पे समझाई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप इस मेरे चैनल को ग्रोथ में लेके आइए, मैं आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा, और हर पेपर के साथ हर उसको जो भी पेपर है आपका उसमें मतलब कुछ ना कुछ मैं अपना योगदान दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप मेरे को सपोर्ट दीजिए जितना हो सकता है, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज मैंने अभी पेपर के बारे में दिखाया, फिर मैं इससे अगली जो वीडियो लाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जो वहां पे नोटिफिकेशन के पास में दे रखा होता है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।